हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं धर्मज क्रॉप गार्ड लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी पेस्टिसाइड बनाती है और आज के दिन ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है। लास्ट 3 महीने से मैं इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हूँ और आज हम बात करेंगे कि एग्रोकेम इंडस्ट्रीज़ काम कैसे करती हैं, इस इंडस्ट्री में वैल्यू चेन कैसी होती है। अगर आपको वैल्यू चेन समझ में आ गई तो आपको सारी इंडस्ट्री समझ में आ गई। आपको समझ में आ जाएगा कि धर्मज को कैसे पढ़ना है, आपको समझ में आ जाएगा कि इसके कंपटीटर्स और इसके जो पीयर्स हैं उनको कैसे पढ़ना है, रैलीज को कैसे पढ़ना है, हीरानबा को कैसे पढ़ना है, भारत रसायन को कैसे पढ़ना है। तो आज हम एग्रोकेम को बिट बाय बिट ब्रेक डाउन करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि मैं धर्मज में क्यों इंटरेस्टेड हूँ। इतनी सारी कंपनीज हैं, उनमें से मुझे धर्मज इतनी पसंद क्यों है। फिर हम बात करेंगे कि रिस्क क्या है। एग्रोकेम स्पेस में बहुत सारे रिस्क हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है और इंडस्ट्रीज से। तो हम उन सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। ये 2 पार्ट की वीडियो होने वाली है। सेकंड पार्ट संडे को आएगा, जहां पर मैं बात करूंगा कि टेक्निकल्स कैसे दिख रहे हैं, वैल्यूएशंस क्या है स्टॉक की, और मैं कितना इस स्टॉक को खरीद रहा हूं और कब मैं और खरीदूंगा और कब मैं शायद बेच दूँ इस स्टॉक को। तो उन सब पॉइंट्स के बारे में हम सेकंड वीडियो में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो को ना रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। इस वीडियो के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि एग्रोकेम स्पेस क्या है, क्या इसमें प्रॉब्लम्स है, क्या इसमें इश्यूज़ हैं और इस स्पेस की कंपनीज को हम कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंडस्ट्री की बात करेंगे, एग्रोकेम इंडस्ट्री की। तो सीन ये है कि फार्मर्स को अपनी यील्ड बढ़ानी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो उनको मोटा मोटा 2 तरीके के केमिकल्स यूज़ करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो फर्टिलाइजर्स, उसके बाद पेस्टिसाइड्स। फर्टिलाइजर्स होती हैं क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए, और पेस्टिसाइड्स होते हैं कि जो भी पेस्ट उनके ऊपर अटैक करते हैं उनको रोकने के लिए। देखिए, पेस्टिसाइड्स इंक्लूड्स इंसेक्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इन सब चीज़ों को मिला के हम बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। अब एग्रोकेम इंडस्ट्री की हम वैल्यू चेन समझने की कोशिश करते हैं। इस पार्ट को बड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि उसके बाद ही आपको नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो समझ में आएगा, ठीक है। तो वैल्यू चेन का मतलब ये है कि जब हम एग्रोकेमिकल बनाते हैं तो ये मैन्युफैक्चर कैसे होते हैं। देखिए, कोई भी एक ऐसी कंपनी नहीं है जो स्क्रैच से केमिकल उठाती है और अल्टीमेटली पेस्टिसाइड्स उनको दे देती है। ऐसी कोई भी एक कंपनी नहीं है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज जो डिफरेंट स्पेसिस में अवेलेबल है। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं फार्मा इंडस्ट्री से। देखिए, सबसे पहले तो होती हैं बल्क केमिकल बनाने वाली कंपनीज, वो कंपनीज जो बेसिक केमिकल बनाती हैं जिससे एग्रोकेमिकल या फार्मा बनता है, जैसे फिनोल बना दिया या बेंजीन बना दिया। These chemicals act as a base, main base for making our agrochem products. अब कौन कौन सी कंपनियां इंक्लूड है इसमें? इसमें इंक्लूड है आरती फार्मा या दीपक फिनोलिक्स नाम से एक कंपनी है जो फिनोल बनाती है, ठीक है। अब बल्क केमिकल बहुत कमोडिटाइज्ड बिजनेस है, इसमें ना प्राइसिंग पावर नहीं होती। मार्केट डिसाइड करती है कि आपका प्राइस क्या रहेगा। अब बल्क केमिकल जो कंपनीज बनाती हैं वो इस बल्क केमिकल को दे देती हैं उन कंपनीज को जो इंटरमीडिएट्स बनाती हैं। ये भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री नहीं है। फॉर एग्जांपल, हमको मान लो पैरासीटामोल बनानी है, ठीक है। तो पैरासीटामोल के लिए हमें बल्क केमिकल क्या चाहिएगा? हमें फिनोल चाहिएगा, ठीक है। फिनोल की हेल्प से हम पी अमीनो फिनोल बनाएंगे। अब पी अमीनो फिनोल इज अ इंटरमीडिएट। अब इस पी अमीनो फिनोल को पैरासीटामोल बनाने वाली कंपनीज एपीआई कंपनीज को दे देंगी। फार्मा सेक्टर में हम एपीआई कंपनीज बोलते हैं और एग्रोकेमिकल्स में हम टेक्निकल बोलते हैं। इस वर्ड को बड़ा ध्यान से समझिएगा, टेक्निकल्स। इसका मैं बार बार यूज करूंगा पूरी वीडियो में, ठीक है। तो टेक्निकल्स इज द मेन पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यू ऐड होती है क्योंकि ये प्रोडक्ट्स ना केमिस्ट्री भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, ये बड़ा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इज्जत जो मार्केट देती है, सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन जो मार्केट देती है, वो टेक्निकल्स बनाने वाली कंपनी को मिलती है सबसे ज़्यादा। अगर पैरासीटामोल का एग्जाम्पल लें तो पैरासीटामोल इज अ एपीआई, ये टेक्निकल है, ठीक है। ये सॉल्ट है एक जो एक्चुअली में एक्ट करता है हमारी बीमारी को या हमारे दर्द को ठीक करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये हो गया। अब टेक्निकल्स बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो हैं वो इन टेक्निकल्स को दे देती हैं फॉर्मुलेटर्स को। फॉर्मुलेटर्स क्या होते हैं? पैरासीटामोल तो बन गई। अब पैरासीटामोल मैं दवाई की फॉर्म में लेता हूँ, गोली की फॉर्म में लेता हूँ, लेकिन मेरा 2 साल का जो बच्चा है वो इसको सिरप की फॉर्म में लेता है, मैंगो सिरप की फॉर्म में। अब पैरासीटामोल तो सेम है, गोली के अंदर भी पैरासीटामोल सेम है और उस सिरप के अंदर भी पैरासीटामोल सेम है, लेकिन उनका फॉर्मुलेशन डिफरेंट है, उनका फॉर्म डिफरेंट है, ठीक है। जो फाइनल फॉर्मुलेशन बनाती हैं उन कंपनीज को फॉर्मुलेशन कंपनीज बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री नहीं है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन होती नहीं है, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। फॉर्मुलेटर्स और टेक्निकल्स के बीच में डिफरेंस ना एक बार रिवर्स करके देख लीजिएगा आप इस वीडियो को। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, आपको आगे वाली वीडियो समझ में नहीं आने वाली है। अब इस स्पेस में ना 2 तरीके की कंपनीज हैं। सबसे पहली कंपनी तो है जेनरिक कंपनीज और दूसरी है इनोवेटर कंपनीज। देखिए, नया मॉलिक्यूल बनाना ना एक
बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है और बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेस है, इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च लगती है। तो इंडियन कंपनीज यूजुअली इनोवेटर कंपनीज नहीं होती, ये नए मॉलिक्यूल्स पे रिसर्च नहीं करती, ये बनाती है जेनरिक प्रोडक्ट्स। जेनरिक प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? तो इनोवेटर कंपनीज ने एक प्रोडक्ट बना दिया, उसको वो कंपनी 15-20 साल तक यूज़ करेगी, उसके बाद उसका जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो जाएगा और उस 20 साल के बाद इस मॉलिक्यूल को कोई भी कंपनी बना सकती है। इस तरीके की कंपनीज को बोलते हैं जेनरिक कंपनीज। अब जेनरिक कंपनीज के पास रिसर्च का बहुत ज़्यादा बजट नहीं होता, इंडियन कंपनीज के पास इतना बजट होता नहीं है। अगर आप जैपनीज कंपनी या अमेरिकन कंपनीज की बात करेंगे, उनके पास बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं एक मॉलिक्यूल पर खर्च करने के लिए, ठीक है, और उसके बाद सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी वो भी डिपेंड करता है। तो इंडियन कंपनीज इतना लॉन्ग गेम नहीं खेलती, वो जेनरिक प्रोडक्ट्स बनाती है और जेनरिक प्रोडक्ट्स में उनकी महारत हासिल है। अब धर्मज ग्रोव गार्ड की बात करते हैं। धर्मज ग्रोव गार्ड इज अ जेनरिक फॉर्मुलेटर। अभी इनका जितना भी रेवेन्यू आता है वो फॉर्मुलेशन बिजनेस से आता है और वो भी जेनरिक वाला, यानी जो लेस कैपिटल इंटेंसिव है लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 1500 से 2000 कंपनीज हैं जो फॉर्मुलेशन का काम करती हैं इंडिया में, ठीक है। जब इतना ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है किसी इंडस्ट्री में, तो आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे अपने आप को? आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं एज अ लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर के हिसाब से, इकोनॉमी ऑफ स्केल से, या मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को फोड़ के, या फिर एक्सपोर्ट पे फोकस करके, क्योंकि एक्सपोर्ट हमेशा मोर रिवार्डिंग होता है इन कंपनीज के लिए। अब सवाल उठता है कि इतने कॉम्पिटिटिव स्पेस में हमने धर्मज को क्यों चूज़ किया? तो रीज़न नंबर 1, वॉल्यूम ग्रोथ। देखिए, धर्मज ना बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, 2015-16 से शुरू हुई थी, ठीक है। पिछले 7-8 सालों में इन्होंने वॉल्यूम ग्रोथ 30 से 35% कैगर की ग्रोथ दिखाई। यानी पिछले साल जितना किलो एग्रोकेम ये बेचते थे, इस साल उससे 30-35% फालतू बेच रहे हैं, साल बाई साल। 2023 सबसे बकवास ईयर था एग्रोकेम स्पेस के लिए। इन्वेंट्री बिल्डअप हो रखी थी, मॉनसून खराब था, उसके बाद एग्रोकेम्स के प्राइसेस गिर रहे थे बुरी तरह। उस समय में भी धर्मज ने 25% वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई। तो इसका मतलब ये है कि इनको बेचना तो आता है। ये बात कर रहे हैं कि अगले 4-5 साल भी हम 30-35% से ग्रो करते रहेंगे, एटलीस्ट 25% तक ग्रो करेंगे ही करेंगे। कॉन कॉल्स में जब इन्वेस्टर ने पूछा ऐसा क्या डिफरेंट है धर्मज के अंदर जो कॉम्पिटिटर्स नहीं बेच पा रहे लेकिन आप बेच रहे हो, ऐसा कुछ तो डिफरेंट होगा, ऐसा कंपनी क्या कर रही है? तो मैनेजमेंट ने हमें बताया कि इनका फोकस ना डिस्ट्रीब्यूशन और ऑन ग्राउंड मार्केटिंग के ऊपर है। ये डिमांड क्रिएशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, इनके पास 5000 डिस्ट्रीब्यूटर है पूरे देश में, ठीक है। 1 मिलियन फार्मर से ये डायरेक्टली टच में है। इनकी डिमांड क्रिएट होती है फार्म लैंड्स के ऊपर। ये जाते हैं फार्मर से मिलते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझते हैं और जिस तरीके का प्रोडक्ट उन्हें चाहिए होता है डिमांड के हिसाब से उस तरीके का प्रोडक्ट ये देते हैं। दिस इज हाउ दे सेपरेट देमसेल्व्स फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर्स। देखिए, एग्रोकेम स्पेस ना बहुत रैपिडली चेंज होता है। यानी अभी वेदर कंडीशंस क्या है, ठीक है, कौन से पेस्ट ने आज के दिन में अटैक किया है, सोयल कैसी है, रीजन कैसा है, कौन सी फार्मर कौन सी क्रॉप लगा रहा है, तो इन सब फैक्टर्स पे ना बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी एग्रोकेम सेल्स कौन सी ज़्यादा होने वाली है। अब धर्मज ग्रोकेम ना इस पार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। वो फार्मर से लगातार कॉन्टैक्ट में बना रहता है और जैसे ही उनकी रिक्वायरमेंट हल्की सी भी चेंज होती है ना, वो डिफरेंट प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर देता है, यानी प्रोडक्ट डिफरेंशिएट कर देता है। शायद इतनी जल्दी और इनके कंपटीटर्स अपने प्रोडक्ट्स को फार्मर्स की नीड के हिसाब से चेंज नहीं कर पाते जितनी जल्दी धर्मज कर देता है। अब ये कंपनी है तो नहीं, लेकिन जो इसमें लोग बैठे हैं ना, जो इनके प्रोमोटर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्रमोटर्स हैं, पिछले 25-30 साल से 40 साल से इस इंडस्ट्री में लगे हुए हैं। तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग फोड़ दी है। अब ये बात समझिए, इसीलिए तो इतनी वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है। और कंपटीटर्स की क्यों नहीं आ रही? सिर्फ इनकी आ रही है क्योंकि ये मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं अपने कंपटीटर्स से। और इस तरीके की कंपनी को एटलीस्ट मैं तो बहुत पसंद करता हूँ। दूसरा बड़ा रीज़न, देखिए, जब इतना ज़्यादा क्राउडेड स्पेस होता है ना, तो उसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। यानी कभी एक जगह अच्छा करेगी, कभी दूसरी जगह अच्छा नहीं करेगी, या कभी एक प्रोडक्ट अच्छा करेगा और दूसरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं करेगा। तो ऐसे स्पेस में जिस कंपनी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं और बहुत बड़ी ज्योग्राफी होती है, वो कंपनीज अच्छा करती है। धर्मज अभी 24 स्टेट्स के अंदर है इंडिया में और भी एक्सपेंड करना चाह रही है। कुछ स्टेट्स में तो ये अभी एंटर किए हैं, तो वहाँ पर भी इनको अपनी मार्केट गेन करनी है, ठीक है। और उसके बाद इनके पास जो प्रोडक्ट्स हैं ना, वो 450 से फालतू प्रोडक्ट लाइसेंस्ड प्रोडक्ट्स हैं। तो जैसे ही फार्मर की नीड चेंज होती है ना, ये अपना प्रोडक्ट चेंज कर देते हैं। मार्केटिंग उस प्रोडक्ट की करते हैं जिस प्रोडक्ट की डिमांड इनको लगता है सबसे ज़्यादा होगी आज के दिन में। दे आर वेरी वर्सेटाइल कंपनी। तो इस वजह से इनकी वॉल्यूम ग्रोथ बहुत बढ़िया आ रही है। दूसरा बड़ा रीज़न जो मुझे ये कंपनी इतनी पसंद है वो है मार्जिन एक्सपेंशन। देखिए,
मैंने आपको बताया कि फॉर्मुलेटर स्पेस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, 1000-1500 फॉर्मुलेटर्स हैं और कोई डिफरेंशिएटर नहीं है। अब ऐसे स्पेस में अगर आपको डिफरेंशिएट करना है, आपको अगर अपने मार्जिन्स बढ़ाने हैं, तो आप कैसे बढ़ाएंगे? प्राइसेस तो आप बढ़ा नहीं सकते क्योंकि कंज्यूमर दूसरी जगह स्विच हो जाएगा। तो आप अपने मार्जिन्स बढ़ा सकते हैं कॉस्ट को कंट्रोल करके। और धर्मज ये कैसे करेगा? बैकवर्ड इंटीग्रेट करके। धर्मज टेक्निकल्स में एंटर कर रहा है। जनवरी 2024 में इनका ऑलरेडी टेक्निकल्स का नया प्लांट जो स्याख गुजरात में है वो बनके तैयार हो गया और शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर ये बनाएंगे सिंथेटिक और नॉन सिंथेटिक पायरोथायरॉइड्स। अब ये क्या होते हैं? पायरोथायरॉइड्स आर द मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स फॉर पेस्टिसाइड इंडस्ट्री थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंडिया इज़ द हब ऑफ सिंथेटिक पायरोथायरॉइड और मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड का जो पायरोथायरॉइड है वो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। इवन चाइना भी इंडिया से इंपोर्ट करता है। धर्मज जो फैसिलिटी लगा रहा है स्याख में, गुजरात में, वहाँ की 30% ऑफ द प्रोडक्शन वो कैप्टिव यूज़ के लिए यूज़ करेगा, यानी जो उनकी खुद की फॉर्मुलेशन है उनमें यूज़ करेगा। इससे क्या होगा? जो 10-11% के इनके मार्जिन से फॉर्मुलेशन बिजनेस में वो बढ़ के 13-14% के आसपास हो जाएंगे, क्योंकि ये बैकवर्ड इंटीग्रेट हो जाएंगे, खुद के टेक्निकल्स यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा जो 70% तो पायरोथायरॉइड्स बचे उनका क्या करेंगे? उनको बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को देंगे, जैसे रैलीज को देंगे, भारत रसायन को देंगे, सिंजेंटा को देंगे, बेयर्स को देंगे, सुमितोमो को देंगे। तो इनका प्लान है बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स को पायरोथायरॉइड्स देना। इवन ये जो 1000-1500 छोटे छोटे फॉर्मुलेटर्स हैं ना, इनको भी तो पायरोथायरॉइड्स की जरूरत है, इनको देंगे। उसके बाद इनका प्लान है एक्सपोर्ट करने का। अब एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हमेशा मार्जिन एक्रेटिव होती है, यानी वहाँ पर मार्जिन ज़्यादा मिलते हैं। तो ये एक्सपोर्ट करने वाले हैं अपना बहुत सारा पायरोथायरॉइड। मैंने आपको बताया कि इंडिया इज़ अ हब ऑफ दिस पायरोथायरॉइड्स टेक्निकल्स इन द वर्ल्ड। तो दे हैव अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन इन द डेवलप्ड मार्केट। इन्होंने ऑलरेडी आई थिंक लैटिन अमेरिका में ऑलरेडी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी ना इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं हुई उस प्लांट की। जब भी हम नया एग्रोकेम का प्लांट लगाते हैं ना, तो उसकी कैपेसिटी यूटिलाइज करने में टाइम लगता है। जनवरी 2024 से शुरू हुआ था प्लांट, 2025 में इनकी 30% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगी, जो अभी भी ब्रेक इवन से कम है, यानी ईबिटा पर ये अभी भी लॉस खाएंगे। 2025 में इनको लगभग 15 से 20 करोड़ का नुकसान होगा उस प्लांट से, ठीक है। लेकिन 2026 विल बी अ टर्न अराउंड ईयर फॉर देम, क्योंकि उस समय इनका टेक्निकल्स का प्लांट 70-80% कैपेसिटी से रन करने लग जाएगा। और जब ये रन करने लग जाएगा तो इनके मार्जिन्स एकदम शूट अप होंगे, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगी। उम्मीद कर रहे हैं कि स्याख प्लांट से इनका लगभग 400 से 450 करोड़ का रेवेन्यू आ जाएगा। और जो इनका फॉर्मुलेशन का धंधा है, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अहमदाबाद में है, वहाँ से इनका 1100 करोड़ तक का धंधा आ सकता है। उसके बाद हम तीसरा बड़ा रीज़न जानेंगे, वो है डेट का। देखिए, किसी भी इंडस्ट्री को ना इन्वेस्ट करने से पहले डेट की सिचुएशन हमेशा जाननी चाहिए कि कंपनी जो ग्रोथ लेके आ रही है वो सिर्फ डेट की वजह से तो नहीं लेके आ रही है। तो डेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे धर्मज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि जो इनका मोस्टली डेट है ना, वो ये अगले 3-4 साल में पे आउट कर देंगे, ठीक है। और इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट इनको सब्सिडी दे रही है। तो इनकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो 9% से घट के 6% या 5% तक रह जाएगी। तो उस वजह से भी मुझे ये कंपनी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। अब रिस्क्स पे आते हैं। सबसे बड़ा रिस्क सिक्लिकलिटी ऑफ इंडस्ट्री। भाई बहुत ज़्यादा सिक्लिकल इंडस्ट्री है। आप ये समझिएगा कि पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत कब पड़ती है? पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ती है जब किसान अपनी क्रॉप को लगाएगा, जब भी तो जरूरत पड़ेगी। इंडिया में 2 क्रॉपिंग सीजन है, खरीफ है और राबी है। मोस्ट ऑफ द जो सोइंग होती है वो खरीफ सीजन में होती है, यानी पूरे साल ये कंपनी खरीफ सीजन का वेट करती रहती है, यानी Q2 का वेट करती रहती है जब इनकी पेस्टिसाइड बिकेंगे। मच ऑफ द टाइम इनके प्लांट खाली पड़े रहते हैं, यूज़ नहीं होते। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मुश्किल से 60-65% की आती है इनके प्लांट्स की, क्योंकि पूरे साल में ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और Q2 में एकदम जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब इतनी डिमांड के लिए इनको स्टॉकिंग करनी पड़ती है, यानी जो डिमांड आने वाली है उसको एंटीसिपेट करते हुए इनको पेस्टिसाइड्स बना के रखने पड़ते हैं अपने पास, ताकि जैसे ही ज़रूरत पड़े वो सप्लाई कर दें मार्केट में। अब इसकी समस्या ये है कि सपोज कीजिए कि मानसून नहीं आया अच्छी तरह, मानसून नहीं आया तो सोइंग अच्छी तरह नहीं हुई, तो इनकी पेस्टिसाइड की डिमांड नहीं हुई। जितना भी स्टॉक्स इनने बनाया था वो धरा का धरा रह जाएगा। इसको कहते हैं इन्वेंट्री बिल्डअप। इतनी सारी स्टॉकिंग कर लेती हैं ये कंपनीज कि अगर मानसून खराब आ जाता है या डिमांड में कोई फ्लक्चुएशन आती है तो इनको समझ में नहीं आता कि इस स्टॉक का करें क्या। फिर एकदम प्राइसेस क्रैश होते हैं बुरी तरह।
तो इसीलिए ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा सिक्लिकल है। पूरी इंडस्ट्री Q2 और Q3 का इंतजार करती रहती है। Q2 में सेल होती है और Q3 में कलेक्शन होती है। कलेक्शन का क्या मतलब है? किसान भाई पैसा नहीं देते। किसान पैसा जब तक नहीं देते, जब तक उनकी फसल कट के मिल ना जाए, तो सारा क्रेडिट पे काम चलता है। तो इस वजह से ये इंडस्ट्री ना दूसरी इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो इसे ना बड़ा ध्यान से देखिएगा। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस है। इंटरनेशनल प्राइसेस क्या कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्रूड जो मेन रॉ मटेरियल है पेस्टिसाइड बनाने का, फिनोल बेंजीन बनती है जिनसे, अब उसकी कीमत के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद फ्रेट के क्या रेट चल रहे हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं। फ्रेट के क्या चल रहे हैं। दूसरी कंडीशन, फूड ग्रेन्स के प्राइसेस कैसे चल रहे हैं। फूड ग्रेन्स के प्राइसेस अगर क्रैश करके तो फार्मर्स पैसा कहाँ से देंगे। 2023 में यही तो समस्या आई थी, बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री बिल्डअप हो गई थी, मॉनसून अच्छा नहीं होता, इंटरनेशनल प्राइसेस क्रैश कर गए थे। तो इन सभी कंपनीज ने लॉस बुक किया था उस साल। इस बात पे ध्यान बना के रखिएगा कि अगर इंडस्ट्री खराब होती है, अगर साइकिल खराब होती है, तो इस कंपनी को खराब होने से कोई नहीं रोक सकता। आप और मैं पैसा नहीं बना सकते। फालतू की उम्मीद में मत रहिएगा कि शायद अच्छा हो जाए, शायद अच्छा हो जाए। नहीं, अगर मॉनसून में और डिमांड एनवायरनमेंट में बहुत कुछ खराब हो रहा है, लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ चलती जा रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो इस इंडस्ट्री को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात को गांठ बांध लीजिए। दूसरा सबसे बड़ा रिस्क आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल साइकिल इज़ वेरी स्ट्रेच्ड इन इंडस्ट्री। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारा धंधा क्रेडिट के ऊपर चलता है। फॉर्मुलेटर्स ने फॉर्मुलेशन बना दी, उसका पैसा आने में 60 से 65 दिन लग जाते हैं। तो अगर आप देखोगे वर्किंग कैपिटल धर्मज की 60-65 दिन के आसपास रहती है। यानी इंडस्ट्री में पैसा फंसता है। जो CFO टू EBITDA को अगर आप कंपेयर करेंगे तो रेशो हमें ये बताती है कि कंपनी के पास वापस पैसा कितना आ रहा है, वर्किंग कैपिटल में कितना फंस रहा है। वो बहुत पुअर है इस इंडस्ट्री की, पूरी इंडस्ट्री की पुअर है। मतलब ये कंपनी स्पेसिफिक नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्री की पुअर है। ऐसे लोग जो इस तरीके की कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते, वो एग्रो केम स्पेस से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि आपको CFO टू EBITDA हमेशा पुअर नजर आएगा। अब धर्मज ने प्लान किया है कि वो B2B टेक्निकल्स बेचेंगे। टेक्निकल्स की वर्किंग साइकिल और लंबी है। जितनी भी ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, ये और भी ज़्यादा चिंदी चोर है। ये पैसा टाइम पे नहीं देते। यहाँ पर वर्किंग साइकिल चली जाएगी 90 दिन से 120 दिन की। यानी आज के दिन में जो वर्किंग साइकिल हमें 60 से 65 दिन की दिखाई दे रही है, वो हमें 90 से 95 दिन की नजर आने लग जाएगी अगले कुछ साल में, जब टेक्निकल्स बनने लग जाएंगे। तो यानी इट विल गेट वर्स्ट। दिस इज अ इंडस्ट्री ट्रेंड। अब ये ऐसा नहीं है कि कोई इंडिविजुअल प्लेयर कर रहा है ऐसा, धर्मज ऐसा कर रहा है, नहीं, ये पूरी इंडस्ट्री ही क्रेडिट पे चलती है, क्योंकि किसानों का पैसा एकदम नहीं आता। लेकिन धर्मज ने पिछले कुछ सालों में अपनी वर्किंग कैपिटल साइकिल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने दिया। दैट वी हैव टू गिव इट टू देम। ठीक है, 60-65 दिन के आसपास इनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल रही है, उससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने दिया। जबकि इनके पीयर्स हैं, उनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है कई बार। ठीक है, 2023 वाज अ एक्सेप्शन ईयर। उस समय धर्मज ने उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। सारे कमोडिटी प्राइसेस क्रैश हो गए थे, एग्रोकेम प्राइसेस क्रैश हो गए थे, तो इन्होंने स्टॉकिंग करनी शुरू कर दी अपने रॉ मटेरियल की अगली साइकिल के लिए। तो उस समय इनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल आपको स्ट्रेच इसलिए नजर आ रही है क्योंकि ये इन्वेंट्री खरीद रहे थे उस समय जब पूरी इंडस्ट्री बेच रही थी। तीसरा और आखिरी सबसे बड़ा सवाल उठता है कंपटीशन का। मैंने बार बार बात की कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्पेस है। तो इस कॉम्पिटिटिव स्पेस में क्या ये 25-30% ग्रो कर पाएंगे आगे भी? क्योंकि पहले तो इन्होंने ग्रो किया था छोटे बेस से, नई कंपनी थी, 100-200-500 करोड़ की सेल्स करती थी। अब ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ी कंपनी होती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता ये 1000 करोड़ की सेल्स करने वाली है। क्या इतने बड़े बेस पे ये 25-30% ग्रो कर पाएंगे? सवाल उठता है। क्योंकि देखो, अगर ऐसे ग्रो करना है, 25-30% से ग्रो करना है इनको, तो इनको B2C सेगमेंट फोड़नी पड़ेगी। यानी ब्रांडेड जो सेल्स ये कस्टमर को कर रहे हैं, फार्मर्स को कर रहे हैं, वो फोड़ना पड़ेगा। B2B सेल्स फोड़नी पड़ेगी, यानी जो नए नए कॉर्पोरेट्स को, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को दे रहे हैं, और छोटी कंपनीज को जो टेक्निकल्स देंगे वो फोड़ने पड़ेंगे। उसके बाद इनको एक्सपोर्ट भी फोड़ना पड़ेगा। एक्सपोर्ट सिर्फ 9% है आज के दिन में, इनका एस्पिरेशन है 25%, 30% तक लेके जाने का। तो हमें वो भी देखना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट फोड़ पा रहे हैं या नहीं फोड़ पा रहे। ये 25-30% इस तरीके की इंडस्ट्री में कहना आसान है, लेकिन क्या ये डिलीवर कर पाएंगे इतने कॉम्पिटिशन के बाद? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। हमें वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर नजर बना के रखनी पड़ेगी। अगर वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आई तो हमें इस कंपनी से दूर भाग जाना है, क्योंकि दिस इज नॉट अ इंडस्ट्री फॉर फेंट हार्टेड। ठीक है, ये 50%, 60%, 70% कभी भी क्रैश कर जाएगा स्टॉक, अगर इंडस्ट्री डिमांड एनवायरनमेंट खराब हो जाता है तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मैं वैल्यूएशन की बात करूंगा, टेक्निकल्स की बात करूंगा, और मैं कहां पर खरीद रहा हूं, कहां पर बेच रहा हूं, अपनी पोजीशन साइजिंग की बात करूंगा। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो के बाद मेरी उम्मीद ये है कि आप शायद एग्रोकेम स्पेस को ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाए होंगे। ठीक है,
अब आप डिफरेंट कंपनीज को खुद DIY रिसर्च कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि इस कंपनी में क्या चल रहा है, क्या समस्याएं हैं, क्या समस्याएं हो सकती हैं, या इनकी ग्रोथ कहाँ से आएगी। आप कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट पीयर्स को। तो इस वीडियो के लिए अभी इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक मेहनत करते रहिए, रिसर्च करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बाय बाय।